और दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं मैं आपका मिशन न्यूज अड्डा में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मिशन में लगे हुए होंगे। ये हमारी इकोनॉमी की दूसरी सीरीज है और बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ज़रूर ध्यान से इसे पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा 2-3 वीडियो के बाद ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इसमें कितने आपका जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर ट्रेडिशनल इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एक बार अपना बेसिक यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना तक की हमने वीडियो बना दी है, प्ले लिस्ट उसकी देख लेना आप, प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इस चीज़ पर और अपना वर्क करते हैं। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1961-66 में चलाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्त बनाना। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाना। तो ये इसका उद्देश्य रहा था। 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। कृषि पर इसमें बल दिया गया था। लक्ष्य था 5.6% का, लेकिन इसकी प्राप्ति हुई 2.7%। माना जा सकता है कि ज़्यादा सफल नहीं रही थी, ये तो असफल योजना इसको बोल सकते हैं। 1966 में यहाँ पर पहली बार, 1966 में हम यहाँ पर देखते हैं, पहली बार नहीं है, यहाँ पर अवमूल्यन रुपए का किया गया है। इससे पहले भी अवमूल्यन हो चुका था 1947 में। 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन होने से, अवमूल्यन का मतलब क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका जो इम्पैक्ट है अवमूल्यन का, देखिए इससे क्या होता है, जानबूझकर जब हम अपनी करेंसी को, जानबूझकर जब हम अपनी करेंसी का मूल्य गिरा देते हैं तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। इससे आयात महंगे हो जाते हैं लेकिन निर्यात सस्ते हो जाते हैं। कोई मार्केट में हमारी जो कीमत है, वस्तु की कीमत है, वो सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो हमें पैसा भी देखो कम मिलेगा, फिर आयात हमें महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि चीज़ें हमें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। आप देखो, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। आईडीबीआई जो बड़े बड़े उद्योगों को ये क्या देती है? लोन देती है। तो अवमूल्यन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या और पॉइंट है, तो ये पॉइंट देख लीजिए। ये जो योजना तीसरी असफल रही थी उसके कई कारण थे। इस टाइम पर क्या क्या कारण थे? एक तो आपका भारत चीन युद्ध हुआ था, आपको पता होगा भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 का, ये चीन चीन युद्ध हुआ था। और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। 1962 में चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये अभी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश, देखिए इस दौरान हमें योजना अवकाश देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉपर पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। योजना अवकाश कब से कब तक रही थी? तो योजना अवकाश रही थी आपको 1966 से 1969 तक। ध्यान रखना, 1966 से 1969 तक ये 3 योजना अवकाश रहे थे। यानी कि पूरी पंचवर्षीय योजना जब नहीं चली तो योजना, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर योजना अवकाश कर दिया गया, जिसमें ये वार्षिक योजनाएं चली थी। इसमें 3 वर्ष की वार्षिक योजना रही थी। और योजना अवकाश की जो सिफारिश की थी किसने की थी? 1979 में नारीमन समिति की सिफारिश पर। देखिए, योजना अवकाश से इसका ये जो डाल रखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें गलत डाल दिया है। 1979 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी। लीड बैंक, किसी एक बैंक को जिले में लीड बैंक बना दिया जाता है, उसको दर्जा दे दिया जाता है। जैसे स्टेट बैंक को लीड बैंक का दर्जा दे दिया, जो विकास के कार्य है वहाँ से उनको फंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका योजना अवकाश रहा। 1966-67 तक हरित क्रांति, आप देखते हैं दौरान इसी दौरान 1966-67 तक हरित क्रांति स्वामीनाथन के सहयोग से, स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1960 के दशक में। अगर सन पूछता है तो 1966-67 में। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं को, और दूसरे नंबर पर चावल को फायदा हुआ था। दाल को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में इसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था इस योजना से। कल्याण सोना नाम का एक गेहूं का बीज भी मैक्सिको से मंगाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें मंगाई गई थी, कल्याण सोना, तभी हमें गेहूं के क्षेत्र में देखते हैं हमें क्रांति देखने को मिलती है। इस आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है? 1969 से 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी, चौथी। इसका लक्ष्य था 5.7%। कितना था? 5.7, लेकिन हमें कितना रिसीव हुआ, कितना मिला? 2.1% हम केवल प्राप्त कर पाए।
कारण क्या था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1969 में इसी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। जब आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे, उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, एल के झा थे, और इसी समय राष्ट्रीयकरण हो जाता है 1969 में। ठीक है। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, आप जानते होंगे, परमाणु विस्फोट भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए पिछली बार एग्जाम में आया था 1973-74 में। सूखा प्रवण कार्यक्रम ये कब चलाया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना या कौन से सन में चलाया गया, दोनों ही बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। सूखा प्रवण कार्यक्रम 1973-74 में ये चलाया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे आते हैं पंचवर्षीय योजना पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च हुई थी, 1974 और 79। ध्यान रखना, 74 और 79 में पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक वर्ष पूर्व इसको समाप्त कर दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं चली थी, ये केवल चली थी आपके 4 वर्ष के लिए। मॉडल डीपी धर मॉडल था इसका जो मॉडल है। न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यकता की शुरुआत इसी योजना से मानी जाती है। न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यकता की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया गया था। 1977-78 काम के बदले अनाज कार्यक्रम। जब ये एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी तो रोलिंग प्लान बनाया गया था। रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था इसको, रोलिंग प्लान को। ये 78 से आपका 31 मार्च 1980 तक ये रही थी। 1979-80 में एक वर्ष का अवकाश है, आपको बता दिया। गुन्नार मेडल द्वारा इसका प्रतिपालन किया गया था। इस योजना को जो लाया गया था, रोलिंग प्लान को, इसको लागू करने में भूमिका दी थी लकड़ावाला। किसकी, लकड़ावाला की इसमें भूमिका रही थी। ये अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग से जुड़े हुए थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला यही थे। ध्यान रखना, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के बीच चलाई गई। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के बीच चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। इसका उद्देश्य था। विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2, लेकिन प्राप्ति कितने को ही 5.4, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा की प्राप्ति इस पंचवर्षीय योजना में हम इसमें देखते हैं। ठीक है, देखने को मिलती है। 1982 में इसी समय में नाबार्ड की स्थापना हुई। 1982 में नाबार्ड, देखिए नाबार्ड कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करता है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इस नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से कर दिया गया। 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, सीधे एकदम। हम चैनल देखिए हमारा अभी बहुत छोटा है, बहुत ही, अगर आप चाहेंगे तो उसको बढ़वा देंगे। हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन अभी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। आप अनुमान लगा लीजिए 2009 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 2009 से ऑफलाइन। देखिए ऑनलाइन में हम बहुत लेट हो गए, इसके लिए सॉरी, थोड़ा नहीं सोच पाए इस विषय में। 2009 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अब तक 7 बार पीसीएस के मैंने मेन एग्ज़ाम और 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो आप अनुभव के मामले में हमें पीछे नहीं सोच सकते, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस योजना में गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया था। देखिए कैलोरी तो आप जानते होंगे, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको माना गया कि भाई उनको 2400 कैलोरी एनर्जी उनको मिलनी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र में तो कम से कम 2100 कैलोरी होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो ध्यान रखना, इसमें माना गया कि वो गरीब नहीं है। इससे कम है तो उसको गरीब माना गया था कैलोरी के आधार पर। लेकिन अब जो चल रहा है आपका, वो कैलोरी के आधार पर नहीं है, अब उपभोग के आधार पर है। तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश के बाद से अब क्या हो गया, आधार उपभोग आधारित गरीबी का निर्धारण होता है। तेंदुलकर कमेटी ने 37% या कुछ पॉइंट है उसमें, आगे आ जाएगा, दिखा देंगे आपको। इतनी गरीबी बताई थी भारत के अंदर है, 37.2% गरीबी इन्होंने बताई थी। लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं, लेटेस्ट आंकड़े आए हैं नीति आयोग के द्वारा, उसमें बताया गया है कि भारत में जो गरीबी है वो कितनी है, वो है अब 14.96%। 14.96 यानी कि लगभग 15% है।
ये जो लेटेस्ट बता रहा हूँ 2023 लास्ट में दिसंबर में लेटेस्ट आंकड़े नीति आयोग का है, तो अब गरीबी इतनी रह चुकी है, यानी कि लगभग 15%। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी और बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना। विकास दर का लक्ष्य ये मैंने आपको बता दिया कितना रखा गया, 5%। विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, 5%। प्राप्ति हुई थी 5.8%। बहुत ही ज़बरदस्त भाइयों। आप बिल्कुल अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। आप हम जैसे लोगों को भी सपोर्ट करें, आपका भाई बहुत ही धन्यवाद होगा। सितंबर 1986 में कपाट की स्थापना हुई थी, जो टेक्निकल थी। आपका देखिए गांव में टेक्निकल स्थिति स्थापित करने के लिए कपाट की स्थापना की थी। जो तकनीकी चीज़ें होती हैं उनके लिए कपाट स्थापित किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। 1988 में सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक अधिकार थे वो बाद में मिले थे 1992 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वार्षिक योजना इस समय भी चली 1990-91, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वार्षिक योजना देखने को मिलती है, लेकिन टोटल वार्षिक योजनाएं कितनी हो जाती है। जब पहली बार 1966 से स्टार्ट हुई थी, टोटल वार्षिक योजनाएं 6 है। कितनी है, अगर टोटल मिला दें तो 6 वार्षिक योजनाएं चली थी। ये आपको याद रखना है। टोटल भी आपसे पूछ सकता है कब कब। आपका तो 79, 80 के दौरान चली थी, 1, 3 पहले चली थी, 4, 2 ये समय चली थी 90 से 91 तक, और 91 से 92 तक 2 ये चली थी, 4, 2, 6 हो गई आपकी। तो राजनीतिक अस्थिरता थी इस समय, भुगतान संतुलन की समस्या थी। पता है कि भारत जो उस समय था आर्थिक तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका था कि अनुच्छेद 360 लगने वाला था, लेकिन जो आपका है मुक्त व्यापार व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, जब इसकी घोषणा 24 अप्रैल 1991 को कर दी गई थी, तो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आया था। नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने स्थिति को संभाला था। तो जो IMF के संबंध में जो समस्या थी वो इस समय चल रही थी। भुगतान संतुलन के हमारे पास देखिए, भुगतान संतुलन IMF के माध्यम से जो व्यापार का दृष्टिकोण होता है उससे संबंधित है। हमारे पास उस समय पेमेंट करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से व्यापार होता है, ट्रेड होता है, पेमेंट करने के लिए पैसा तक भी नहीं था, और IMF भी देने को तैयार नहीं था। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1992 से 1997 के बीच चली थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। और ये डब्लू मुलर इसका जो मॉडल है वो किसका था, वो डब्लू मुलर का मॉडल है। उद्देश्य मानव संसाधन, इसका उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना था। इसी दौरान आप देख सकते हैं भारत क्या बना था, WTO का सदस्य बना था 1995। WTO वैसे ये नाम चेंज हुआ था उरुग्वे बातचीत के द्वारा, इसका नाम WTO हो गया। पहले इसका नाम गैट था। क्या नाम था इसका पहले, गैट। 1948 में बना था गैट, GATT, पहले इसको गैट बोलते थे। और 1995 में उरुग्वे बातचीत के दौरान इसका नाम WTO कर दिया गया 1995 में, ठीक है। इसको WTO बोलते हैं। WTO का मुख्यालय आपको पता होगा कहाँ पर है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये भी क्वेश्चन मुख्यालय पूछ लेते हैं, याद रखना है आपको। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1997 से 2002। उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि इसका उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चली। इसका लक्ष्य 8% रखा गया, लेकिन अचीवमेंट कितनी, 7.6% की अचीवमेंट होती है, यानी कि जो प्राप्ति होती है वो 7.6% की होती है, जो टारगेट रखा था उससे कम, ठीक है। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब है कि नीचे के स्तर से विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होना और ऊपर की ओर बढ़ना। गरीब से गरीब का पहले विकास देखा जाएगा, उसके बाद ही अमीर लोगों का विकास देखा जाएगा। लक्ष्य था 9%, प्राप्ति 7.9, जो लक्ष्य रखा था उससे ये कम रहा। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, इसकी ये समाप्त होगी। मोदी सरकार ने इसको पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चली, 2012 से 2017 तक। 2017 में एंड हो गया। उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी विकास, सतत समावेशी विकास की बात की। लक्ष्य रखा 9%, लेकिन अचीवमेंट कितने की, प्राप्ति 8% की हमें प्राप्ति होती है। तो समावेशी विकास की ओर तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब योजनाएं बदल चुकी हैं, योजना आयोग का नाम भी बदल चुका है, नीति आयोग हो चुका है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 से
इसका नाम क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। क्या हो चुका है, नीति आयोग। 1946 में केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग कब बना था, 1950 में बना था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था और 2015 में नीति आयोग बन गया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नेहरू थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे इसके अंतिम उपाध्यक्ष। ध्यान रखना, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये 1952 में हुई थी। केसी नियोगी की सिफारिश पर हुई थी ये भी। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी बोलते हैं, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। और इसका कार्य है योजना आयोग की सिफारिश को लागू करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी भाई ये। योजना आयोग केवल योजना बनाती थी, इसको लागू करने का काम किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का था, एनडीसी का था। लेकिन अब क्या बन चुका है, नीति आयोग बन चुका है 2015 में नीति आयोग। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ध्यान रखना, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं। और इसके लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के बनाए गए तो वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, जो अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, 16वें वित्त आयोग के अब अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। कार्यक्रम है इसका, कई कार्यक्रम के द्वारा रहते हैं, गरीबी के आंकड़े भी जारी करते हैं, टीम इंडिया हब, नॉलेज इनोवेशन हब, ये इस प्रकार की नीति जो योजनाएं हैं वो नीति आयोग के द्वारा जारी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन तो नहीं है। नियोजन के अन्य प्रयास क्या क्या हुए हैं। नियोजन के अन्य प्रयास देखिए, जो स्टार्टिंग हुई थी 1944 से बॉम्बे प्लान लाया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था जिसमें 8 उद्योगपति थे। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा लाई गई थी। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा। 1945 में जन योजना लाया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। 1950 में सर्वोदय योजना को लाया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आप लर्न कर लेना। किसी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त भी होते हैं स्टेट जिनमें आप देखते हैं कि जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है। बाकी राज्यों का जो वितरण होता है, धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ जो विशेष राज्य दर्जे वाले होते हैं, यहाँ सारी फैसिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं। अधिकतम फैसिलिटी राज्य की जो खर्च की हिस्सेदारी होती है या तो 10% होती है या न के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में। वीडियो हम थोड़ी छोटी छोटी बना रहे हैं, सब समझ लें, ज़्यादा वीडियो बना देंगे। लेकिन आप इसको नोट जरूर कर लेना, एक बार सुनिए, दूसरी बार में उसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर की होगी इकोनॉमी वो अलग से बता देंगे। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल हमें पहले से परंपरागत जी के पता रहना चाहिए, क्योंकि योजना से और अंदर की जो बातें हैं उनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आप अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।